जून के महीने में बारिश में भारी कमी के बाद जुलाई और अगस्त की शुरुआत में आपको काफी ज्यादा बारिश देखने को मिली है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय मानसून में सब कुछ ठीक हो गया है? क्या भारतीय मानसून ने कमबैक कर लिया और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आज इन्हीं तमाम सवालों को अपनी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज की अपनी वीडियो की शुरुआत और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर हम समझेंगे। पहले वर्तमान सिचुएशन क्या है उसको एक बार हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप आंकड़ों की बात करें, अगर आप जून के महीने को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो जून के महीने में जो जो आपको सूखा देखने को मिला था, जो ड्रॉट की सिचुएशन देखने को मिली थी, वो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जून के महीने में जो सूखे की सिचुएशन आई थी वो सबसे ऐतिहासिक सिचुएशन थी। ऐतिहासिक होना इस लिहाज से है कि 1901 यानी कि 1901 के बाद से 1901 के बाद से इतना ज्यादा सूखा आपको अब तक देखने को नहीं मिला था। तो छठा सबसे ज्यादा सूखा जून का जो महीना था वो आपको 2026 में देखने को मिला। तो जून में बहुत कम बारिश हुई थी जिसकी वजह से खरीफ फसल की बुआई जो है वो यहां पर प्रभावित हुई थी। उसके बाद अगर आप जुलाई की बात करें, जुलाई के महीने में बारिश जो है वो रीअपियर हो गई थी। जी, बारिश का पुनरुद्धार आपको देखने को मिला था और असामान्य कम दबाव वाले क्षेत्रों की जो संख्या है, लो प्रेशर एरियाज की जो संख्या है, सरफेस एरियाज की जो संख्या है, वो संख्या यहां पर थोड़ी सी बड़ी है और ये फसलों के लिए जीवन दान के तौर पर साबित हुआ है। तो जुलाई के महीने में सॉरी माफ कीजिएगा, जून के महीने में बारिश कम हुई थी और बहुत असामान्य रूप से कम हुई थी, लेकिन जुलाई के महीने में थोड़ा बहुत बारिश का रिवाइवल हुआ है। अब यहां पर आप देखें, रबी के फसलों पर जो है अल नीनो का साया अभी भी बना हुआ है। तो हमने देखा खरीफ की फसलें तो हैं, शुरू में यहां पर प्रभावित हुई थी, बाद में लेकिन जो आपका जुलाई का महीना था उसमें जो बारिश हुई उसकी वजह से खरीफ की फसलों को थोड़ा सा जीवनदान मिला है। लेकिन अभी भी रबी की फसलें जिनको सर्दियों में उगाया जाता है उनके ऊपर अभी भी खतरा मौजूद है। कैसे खतरा मौजूद है उस पर अभी हम आगे बात करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। और वैश्विक मुद्रास्फीति और भारत का बचाव जो है वो वर्तमान समय में भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि न केवल आपका मानसून का प्रभाव भारत पे पड़ रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अनसर्टेनिटी मौजूद है, जो वॉर चल रहा है, उस वॉर का प्रभाव भी आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। तो भारत दोहरी मार जो है वो वर्तमान समय में झेल रहा है। तो ऐसे में भारत के पास क्या क्या विकल्प, क्या क्या उपाय जो है वो मौजूद हैं, भारत कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकता है, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट बिंदु जो है एक आउटलाइन यहाँ पर हमने डिस्कस की। अब हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। फ्रीडम सेल हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जहां पर इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज को, चाहे आप यूपीएससी के कोर्सेज लेना चाहें, चाहे आप पीसीएस के, चाहे आप जुडिशरी के कोर्सेज लेना हो आपको, चाहे टीचिंग एग्जाम के, चाहे सीयूईटी एग्जाम के, चाहे एसएससी एग्जाम के, किसी भी एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स अगर आपको प्राप्त करने हैं तो उसके लिए हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर इस फ्रीडम सेल के मौके पर आपको 50% का डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। तो एक बहुत ही शानदार, एक सुनहरा मौका आपके पास मौजूद है। अगर आपको इस ऑफर के बारे में, इस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रख लीजिए 8750187501, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सूचना हुई। ये जो पूरा ऑफर है ये आपको 11 से 16 अगस्त के बीच में देखने को मिलेगा। तो 11 से 16 अगस्त के बीच में आपको ये पूरा ऑफर मिलेगा, वहां पर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए यहां से हम बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले एक बार हम जो आपका जून का महीना था वो ऐतिहासिक किस लिहाज से था उसको एक बार हम समझ लेते हैं। तो जून का महीना ऐतिहासिक इस लिहाज से था कि अगर सामान्यतः आप देखें, सामान्यतः जून के महीने में जो ऐतिहासिक तौर पर हमारे पास आंकड़े रहे हैं वो आंकड़े बताते हैं कि सामान्यतः जून के महीने में 3 लो प्रेशर एरियाज क्रिएट होते हैं। 3 लो प्रेशर सरफेस एरिया जो है वो यहां पर आपके क्रिएट होते हैं। लेकिन 2026 का जून का जो महीना था उसमें एक भी लो सरफेस एरिया क्रिएट नहीं हुआ था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक भी लो सरफेस एरिया क्रिएट नहीं हुआ और इसी की वजह से बारिश आती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर रही, इसी वजह से आपको जून के महीने में ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिली थी। तो अल नीनो के कमजोर होने के बावजूद भी भारत में जून की बारिश जो है वो औसत से काफी कम रही थी। कितनी कम रही थी? जून के महीने में भारत में औसत से 38% कम बारिश देखने को मिली थी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। जून के महीने में भारत में औसत से 38% कम बारिश हुई थी। अगर आप देखें 2000, अगर आप 1901 से कंपेयर करें, अगर आप 1900 से कंपेयर करें तो 1900 के बाद से आपके कुल 6 वर्ष ऐसे रहे हैं जहां पर इतनी कम बारिश हुई है। एक आपका 1901 रहा है, 1905 रहा है, 1923 है, 1926 है,
2009 है, 2014 है और अब 2026 हो गया जब इतनी कम बारिश जो है वो आपको देखने को मिली है। तो 7वां वर्ष कौन सा हो गया? 2026 हो गया। 2026 के जून के महीने में इतनी कम बारिश हुई थी और इसीलिए आपका 1901 के बाद से जून 2026 जो है वो छठा सबसे कम बारिश वाला महीना आपका बन जाता है, 7वां सबसे कम बारिश वाला महीना आपका बन जाता है। अब यहाँ पर ये जो बारिश है, ये जो जून के महीने में कम बारिश हुई थी, उस बारिश की वजह से खरीफ की फसलों पर भी प्रभाव पड़ा था, उस समय प्रभाव पड़ा था। अगर आप 6 जुलाई तक के आंकड़े देखें तो कुल बुआई केवल जो है 350 लाख हेक्टेयर के आसपास हो पाई थी, यानी कि कुल बुआई में 28% की कमी आई थी। इसमें अगर आप देखें सबसे ज्यादा कमी आपको ऑयल सीड्स में देखने को मिली थी, तिलहन में देखने को मिली थी, जिसमें आपका टोटल जो बुआई क्षेत्र है उसमें 39% की कमी आई थी। कॉटन में लगभग 23% की कमी आपको देखने को मिली थी और पल्सेस में यानी कि दालों में लगभग आपको 21% की गिरावट जो है वो देखने को मिली थी। अगर आप इनको क्यूमुलेटिवली देखें, इन तीनों को अगर आप देखें, अगर आप ऑयल सीड्स, कॉटन और पल्सेस की बात करें तो भारत हर साल जो है लगभग $25 बिलियन रुपए खर्च करता है, लगभग $25 बिलियन खर्च करता है दुनिया के दूसरे देशों से इस सामान को मंगाने के लिए। अगर इस सामान की जो भारत में प्रोडक्टिविटी है, भारत में जो बुआई है वो और कम हो जाएगी, तो इसका परिणाम ये रहेगा कि भारत को और ज्यादा पैसा जो है वो इन चीजों पर खर्च करना पड़ेगा। यानी कि भारत पहले से ही दुनिया के दूसरे देशों से ये सामान मंगा रहा है, अगर भारत में भी इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो भारत को और देशों से मंगाना पड़ता। लेकिन ये तो जून का महीना था, इसके बाद आता है जुलाई का महीना। जुलाई का महीना थोड़ा बहुत हमारे देश में ठीक रहा था। अगर आप जुलाई के महीने की बात करें तो जुलाई के महीने में जो मौसम विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसका अनुमान ये था कि जुलाई के महीने में 6% कम बारिश हो सकती है। लेकिन ये सारे अनुमानों को गलत साबित करते हुए जुलाई के महीने में आपको 2.4% एक्सेस बारिश देखने को मिली थी। जुलाई के महीने में 2.4% ज्यादा बारिश जो है वो आपको देखने को मिली। जैसे आंकड़ों की अगर आप बात करें, सामान्यतः क्या होता है कि आपका जो जुलाई का महीना रहता है उसमें एक भी लो प्रेशर एरिया आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस बार जुलाई के महीने में आपको माफ कीजिएगा, जुलाई के महीने में सामान्यतः आपके 3 लो प्रेशर एरियाज क्रिएट होते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार आपके 4 लो प्रेशर एरियाज क्रिएट हुए, तो इस बार आपको ज्यादा बारिश देखने को मिली। अगर आप देखें जो एक्टिव हिस्टोरिकली आपका जुलाई के महीने में जो एक्टिव बारिश के दिन रहे हैं वो लगभग आपके 14 के आसपास रहते हैं, लेकिन इस बार आपका जो जुलाई का महीना था उसमें जो एक्टिव बारिश दिन थे, यानी कि जहां पर आपको एक्टिवली रेनफॉल देखने को मिला, वो 24 के आसपास रहा। यानी कि ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आपको बारिश में 2.4% का एक्सेस देखने को मिला। तो जून के महीने में 38% कम बारिश हुई थी, जबकि जुलाई के महीने में 2% ज्यादा बारिश हुई है। तो ये एक जुलाई के महीने का जो है बैलेंस यहां पर आपको देखने को मिला। तो दोनों महीनों को अगर आप कंपेयर करके देखें, आपका अल नीनो की स्थिति जो है, जून के महीने में अल नीनो थोड़ा सा कमजोर था, जुलाई के महीने में अल नीनो जो है मॉडरेट टू स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें आपका जो लो प्रेशर एरियाज की संख्या जो है, जून के महीने में 0 सिस्टम क्रिएट हुए थे, जुलाई के महीने में 4 सिस्टम क्रिएट हुए हैं। अगर आप बारिश की बात करें तो जून के महीने में 38% बारिश में गिरावट आई थी, जबकि जुलाई के महीने में 2.4% का अधिशेष आपको देखने को मिला है। और कृषि पर प्रभाव की अगर आप बात करें तो जून के महीने में जो बारिश कम हुई थी उसकी वजह से जो आपका खरीफ फसल की बुआई थी, खरीफ फसल की सोइंग जो थी वो यहां पर कम हो गई थी, जबकि जुलाई के महीने में अधिक बारिश की वजह से इसकी तीव्र रिकवरी आपको देखने को मिली है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जुलाई के स्थानीय मौसम तंत्र ने वैश्विक अल नीनो के प्रभाव को यहां पर मात दे दी है, वैश्विक अल नीनो के प्रभाव को कमजोर कर दिया है। ओवरऑल क्या हुआ है कि जुलाई के महीने में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें, वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें तो अल नीनो मजबूत था, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में ज्यादा बारिश हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के अपने जो स्थानीय फैक्टर्स हैं, स्थानीय फैक्टर जैसे इंडियन ओशन डायपोल हो गया, तो इस तरीके के जो स्थानीय फैक्टर हैं उन्होंने अपना रोल ज्यादा बेहतर तरीके से प्ले किया और इसीलिए आपको जुलाई के महीने में ज्यादा बारिश कंपैरेटिवली देखने को मिली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब फसल रिकवरी का डैशबोर्ड अगर आप देखें, हमने देखा था कि जो जून का महीना था, जून के महीने में जब बारिश कम हुई थी तो उसकी वजह से फसलों में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, फसलों की बुआई में बहुत गिरावट आई थी। लेकिन जब जून के महीने में बारिश ठीक ठाक हुई, जब ज्यादा बारिश हुई, तो इसकी वजह से फसलों का जो बुआई क्षेत्र था वो बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? आप उदाहरण के तौर पर दलहन की अगर आप बात करें, पल्सेस की बात करें, तो ये पहले 21% कम हुआ था, अब ये घट करके अब मात्र 6% गिरावट इसमें रह गई है। इसके अलावा अगर आप कॉटन की बात करें, कपास की बात करें, तो पहले ये 23% कम था, अब ये केवल 2.4% कम है। तो यहां भी आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत अच्छी ग्रोथ भारत के लिए हुई है। अगर आप तिलहन की बात करें, ऑयल सीड की बात करें, मूंगफली या तिल की बात करें, तो पहले ये 39% कम हुआ था, लेकिन अब ये पॉजिटिव हो चुका है, यानी कि अब ज्यादा क्षेत्र में तिलहन की बुआई की गई है, तो ये अब पॉजिटिव ग्रोथ में चला गया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो
अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका तो ये हमने आंकड़े देखे कि जब जो आपका जो जुलाई का महीना था, जुलाई के महीने में जो अच्छी बारिश हुई उसका परिणाम क्या रहा? उसका परिणाम ये रहा कि भारत में जो आपका फसल की बुआई थी वो ठीक ठाक हो गई, फसल की बुआई में आपको वृद्धि देखने को मिली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो आपका अल नीनो का प्रभाव है, ये जो अल नीनो का प्रभाव कम हुआ है, क्या ये आपका परमानेंट फिनोमिना है? क्या भारत में भविष्य में और ज्यादा बारिश जो है बढ़ेगी? इसका जो जवाब जो है वो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है, क्योंकि जो मौसम विज्ञान होता है, खासतौर पर अल नीनो का जो विज्ञान है वो बहुत अनसर्टेन माना जाता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका पहले मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान था कि जो आपका जून का महीना होगा उसमें बारिश कम होगी, लेकिन बारिश ज्यादा हुई है। तो ये अनुमान कभी भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अनुमान ये है कि जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपका थोड़े समय में और नीचे जा सकती है, बारिश और ज्यादा कम हो सकती है, क्योंकि दुनिया भर के जो आपके तमाम जो आपकी वैश्विक एजेंसियां हैं उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि पेरू और इक्वाडोर के जो इलाके हैं, यानी कि जो आपका साउथ अमेरिका का जो इलाका है, वहां पर समुद्र तटों पर जो जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और वेरी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन पर पहुंच चुका है। वहां पर आपका जो अक्टूबर और दिसंबर का महीना होगा, अक्टूबर और दिसंबर में जो अल नीनो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में पहुंच जाएगा और मार्च 2027 तक ये जो है अपनी पीक पर बने रहने की इसकी संभावना है। यानी कि मार्च 2027 तक आपको दुनिया भर में अल नीनो का प्रभाव देखने को मिलेगा, और अगर दुनिया भर में अल नीनो का प्रभाव रहेगा तो इसका मतलब यह है कि भारत में अल नीनो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो सर्दियों में जो आपकी जो 2026-27 की जो सर्दियां होंगी उनमें आपको प्रभाव खासतौर पर देखने को मिलेगा। उसके प्रभाव की अगर आप बात करें तो यहां पर प्रभाव क्या हो सकता है कि आपका अल नीनो के कारण भारत में इस बार की जो सर्दियां रहने वाली हैं वो सर्दियां छोटी हो सकती हैं और ज्यादा गर्म हो सकती हैं। सर्दियों की जो अवधि है वो कम हो सकती है और आपका जो सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा रह सकता है, जबकि सामान्यतः टेम्परेचर कम रहना चाहिए। तो अल नीनो के प्रभाव की वजह से टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसका प्रभाव क्या रहेगा? इसका प्रभाव खासतौर पर आपको रबी की फसलों पर देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव आपको रबी की फसलों पर देखने को मिलेगा। कैसे प्रभाव रहेगा? तो जैसे अगर आप व्हीट की बात करें, गेहूं की अगर आप बात करें, तो जब मौसम ठंडा नहीं रहता है, जब आपका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो जो आपका जो गेहूं का दाना है, गेहूं के दाने का आकार सिकुड़ जाता है और उसकी प्रोडक्टिविटी में गिरावट आती है। तो इस तरीके से जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो गेहूं के दाने का आकार सिकुड़ जाएगा। सरसों की अगर आप बात करें, मस्टर्ड की बात करें, तो उच्च तापमान से सरसों के जो फूल होते हैं उसके विकास और तेल की मात्रा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सरसों का विकास प्रभावित होता है, सरसों में जो तेल मौजूद है वो कम रहता है। अगर आप पोटैटो की बात करें, आलू की बात करें, तो इसका जो कंद होता है, ट्यूबर जो होता है, उसके विकास के लिए ठंडी रातों यानी कि ज्यादा कम टेम्परेचर की आपको जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर अल नीनो के प्रभाव की वजह से टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो इसकी वजह से आपको जो आपका आलू है उसके ऊपर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये रबी की जो फसलें हैं, कौन सी फसलें? इसमें आपका गेहूं हो गया, इसमें आपका पोटैटो हो गया, इसमें आपका मस्टर्ड हो गया, सरसों हो गया, इन पर आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो अब यहां पर निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि भले ही खरीफ की फसलों पर प्रभाव न पड़ा हो, भले ही खरीफ की फसलों का रिवाइवल हो गया हो, लेकिन रबी की जो फसलें हैं वो अभी भी यहां पर खतरे की घंटी के सामने, खतरे में जो है मौजूद हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि अभी क्या प्रभाव आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, और इसके संकेत आपको अभी से देखने को मिलने लगे हैं। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडेक्स है, जो महंगाई को दिखाता है, खासतौर पर फूड इन्फ्लेशन को दिखाता है, वो आपका जुलाई के महीने में 131.1 के लेवल पर पहुंच चुका है, जो कि जनवरी 2023 के बाद से अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। इसमें अगर आप देखें तो आपका डेयरी और चीनी जो है उसमें आपको गिरावट नजर आई है, जबकि आपका अनाज जो है उसमें 6.9% की बढ़ोतरी हुई है। और सबसे ज्यादा क्राइसिस आपका वनस्पति तेल पर है। ऑयल सीड में आपको सबसे ज्यादा क्राइसिस देखने को मिलेगी, जहां पर जो प्राइस की उछाल है वो 17.3% के आसपास आपको देखने को मिली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि भविष्य में महंगाई थोड़ी सी आपको और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के पास कोई सुरक्षा कवच मौजूद नहीं है। भारत के पास एक सुरक्षा कवच है, एक सेफ्टी वॉल्व मौजूद है, जिसको ना कहा जाता है भारत का बफर स्टॉक। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो न्यूनतम आवश्यकता जो है भारत के पास लगभग आपका 41.1 मिलियन टन जो आपका ग्रेन्स है वो मौजूद होने चाहिए। इसमें मुख्य तौर पर आपका गेहूं और चावल शामिल किए जाते हैं। लेकिन भारत के पास है कितना? भारत के पास जो वास्तविक स्टॉक है
1 जुलाई तक वो 92 मिलियन टन के आसपास है, 92 मिलियन टन के आसपास है, और होना कितना चाहिए, 41 मिलियन टन के आसपास, यानी कि लगभग डबल जो आपका स्टॉक है वो हमारे पास अभी वर्तमान समय में मौजूद है। तो ऐसे में सरकार जो है 4 मिलियन टन से ज्यादा दलहन को सुरक्षित भंडार में रखी हुई है, तो इसका सरकार कैसे इस्तेमाल कर सकती है। अगर भारतीय बाजार में किसी भी फसल की कमी आती है तो ऐसी सिचुएशन में भारत सरकार जो पहले से अपने पास स्टॉक बना करके रखी हुई है, सरकार उसको बाजार में जारी कर सकती है, जिससे सप्लाई बढ़ेगी, और अगर सप्लाई बढ़ेगी तो इसका परिणाम ये रहेगा कि प्राइस आपके कंट्रोल रहेंगे। तो सरकार के पास एक विकल्प मौजूद है, एक बफर स्टॉक के रूप में सरकार के पास एक ऑप्शन मौजूद है, जिस ऑप्शन का इस्तेमाल करके सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं रहेगा जितना प्रभाव आपको नेचुरल फिनोमिना का देखने को मिलता है। तो थोड़ा बहुत यहां पर सरकार इसको कंट्रोल करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन कुछ महंगाई तो आपको जरूर देखने को भविष्य में मिलने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल बहुत सिंपल सा है, आपसे पूछा गया है कि अल नीनो और भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला स्टेटमेंट है, अल नीनो की घटना मुख्य रूप से मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान के बढ़ने से संबंधित है। दूसरा हमारा ऑप्शन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर अल नीनो का प्रभाव अक्सर 1 से 2 महीने के अंतराल के साथ दिखाई देता है। तीसरा ऑप्शन है, एक मजबूत अल नीनो की उपस्थिति में मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब प्रणालियां, लो प्रेशर सिस्टम का निर्माण पूरी तरीके से रुक जाता है। और चौथा हमारा स्टेटमेंट है, अल नीनो न केवल खरीफ फसलों को प्रभावित करता है, बल्कि सर्दियों में तापमान बढ़ाकर रबी की फसलों की पैदावार पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन जो है आपका जो भी सही है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।